हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है माइक्रोस्कोपी के ऊपर। एंड सॉरी आप लोग को इतना वेट कराने के लिए, बस आज से आप लोग को यहाँ पर रेगुलर लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक हो जाता है, जिसके बाद आप लोग की यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे इसका नाम है माइक्रोस्कोपी, यानी कि सिंपल है। हम लोग यहाँ पे अपने माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने का काम करते हैं। देखो इसके बिना यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड की कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड का जो मतलब ही है वो हमारे माइक्रोस्कोप से ही है, क्योंकि माइक्रोस्कोप अगर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो माइक्रोस्कोपी, ठीक है, ये हमारा क्या वर्ड है, ये हमारा वर्ड ये होता है कि इट इज अ साइंटिफिक टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वही चीज़ है कि ये हमारी एक साइंटिफिक टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ऐसी चीज़ों को देखने के लिए जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। अब अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये हमारे एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हमें लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो सिंपली हमारा माइक्रोस्कोप जो है कुछ हमें इस टाइप का देखने को मिलता है हमारे लैबोरेटरी वगैरह में। जैसे अगर खिलौने वाले माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो तो आप लोगों ने देखा होगा, वो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा कोई ज़्यादा काम का नहीं होता है। जो हमें मेन माइक्रोस्कोप होता है वो हमारा कुछ इस तरह का लैबोरेटरी में देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग अगर अपनी लैब वगैरह में देखोगे तो आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे क्या होते हैं कि कभी कभी तो देखो कुछ माइक्रोस्कोप्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिंगल लेंस ही होता है, जैसे यहाँ पे होते हैं लेंसेज। ठीक है, और कुछ में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, जैसे इसमें अगर आप लोग देखो तो 1 2 3 लेंस है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सिंगल लेंस भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी हो सकता है, जिसको यहाँ पे यूज किया जाता है टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। और देखो सिंपल सी बात है भाई, माइक्रोस्कोप क्या करता है, जैसे जो हमारे बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम लोग यहाँ पे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको यहाँ पे क्या करता है, ये इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है कि हम लोग यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से डिटेल जूम करके देख पाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, हमारे उन्हीं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को जूम कर देता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इट यूटिलाइजेस लाइट, आइदर सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना तो जो माइक्रोस्कोप होता है ना, तो ये जो छोटी छोटी इमेजेस होती हैं ये इनको बड़ा कैसे करता है, मतलब बड़ा कैसे करता है वो तो हमारे सिंपली लेंस से करता है, लेकिन उसके लिए इसको क्या क्या चाहिए होता है, इसके लिए मेनली इसको चाहिए होती है या तो लाइट चाहिए होती है। ठीक है, और या तो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमारा लाइट यूज हो रहा है तो हमारा सिंपल हो जाता है लाइट माइक्रोस्कोप, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रही है तो हमारा सिंपल हो जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी के बेसिस पे हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो लाइट में यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जनरली जो है सनलाइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर वगैरह का यूज कर लेते हैं जो कि सनलाइट को कैप्चर कर देता है। ठीक है, और या फिर हम लोग जो है नॉर्मली एक आर्टिफिशियल लाइट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लाइट भी जो है फिट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो ये था हमारा माइक्रोस्कोप का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो लेंसेज इन माइक्रोस्कोप की बात करें तो हमारे माइक्रोस्कोप में हमें यहाँ पे मेनली 2 टाइप के लेंस देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऑकुलर लेंस, या फिर इसी को हम लोग जो है आईपीएस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को यहाँ पे देखो ये जो इतना पार्ट होता है, ये इतना पार्ट, ये हमारे टाइप का लेंस होता है। ठीक है, ये हम लोग माइक्रोस्कोप से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको जरूर जाके देख लीजिए, तो आप लोग समझ जाओगे माइक्रोस्कोप को बहुत अच्छे से कि ये कैसे इसका वर्किंग मैकेनिज्म होता है। बाकी यहाँ पे देखो ये हमारा पहला लेंस होता है, और जो हमारा दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे देखो ये तीनों दिख रहे हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। अब यहाँ पे कोई सिंगल भी हो सकता है या फिर 3 लेंस भी हो सकते हैं, 4 मतलब ज़्यादातर 3 देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और या फिर सिंगल भी हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा लेंस हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे देखें तो देखो वही चीज़ है कि हम लोग अगर अपने माइक्रोस्कोप को देखना चाहें, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें हमें बेसिकली देखने को मिलती हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे हमारा आई पीस हो गया, फिर ये हमारा बॉडी हो जाता है। ठीक है, फिर ये हमारा रिवॉल्विंग नोज पीस हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा थोड़ा सा रिवॉल्व हुआ करता है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये तीनों लेंसेज हमारे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंसेज हो जाते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारा कंडेंसर आ जाता है, जो कि कह सकते हो हमारे जो लाइट रेज होती हैं, ठीक है, उनको कंडेंस करके, ठीक है, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उन पे फोकस करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को दिख रहा है ये पार्ट, यहाँ पे ही हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, यहीं पे अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और ये देखो ये हमारा होता है लाइट सोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जनरली मिरर या फिर लाइट हमें लगी होती है, तो यहाँ से देखो यहाँ से लाइट जाती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारा जो है इस तरीके से कंडेंसर यहाँ पे उसको कंडेंस करता है। और ये हमारा बेस
बेस होता है माइक्रोस्कोप का, ये हमारी माइक्रोस्कोप की आर्म होती है, ठीक है, मतलब इसी को पकड़ के हम लोग माइक्रोस्कोप को इधर उधर रखते हैं। उसके बाद ये हमारा इंक्लाइनेशन जॉइंट होता है, ठीक है, जिससे हमारे जॉइंट होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे दो एडजस्टमेंट नॉब होते हैं। एडजस्टमेंट नॉब मतलब कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा लेंस है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे, ठीक है, इमेज के हिसाब से कर सके, उसके लिए हमारे एडजस्टमेंट नॉब होते हैं। अब एक होता है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा, मतलब कोर्स का मतलब सिंपली है कि अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे करना है तो कोर्स यूज करते हैं। और एक होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब, अगर हम लोग को बहुत स्लाइड सा, मतलब हल्का सा ऊपर नीचे करना है तो हम लोग यहाँ पे इस वाले को यूज करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सिंपल सा कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मैग्निफिकेशन की, तो यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोप के अंदर ना मेनली हमारी दो मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है रेजोल्यूशन। तो देखो मैग्निफिकेशन को अगर हम लोग समझें तो मैग्निफिकेशन का मतलब वही है कि किस तरीके से जो माइक्रोस्कोप है वो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। तो यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन ना दो जगह होता है, ध्यान से सुनना। पहला मैग्निफिकेशन होता है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। अब जैसे देखो यहाँ पे ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इनकी पावर ना यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, जैसे नॉर्मली जैसे 40x, ठीक है, 60x, और हमें यहाँ पे 100x तक का भी हमें जो है कह सकते हो ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस देखने को मिलते हैं। तो देखो ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो पहला मैग्निफिकेशन यहाँ से होता है, मतलब पहला जो हमारा इमेज का कह सकते हो जो बड़ी इमेज बनती है वो यहाँ से बनती है। और जो सेकंड मैग्निफिकेशन होता है वो हमारा ऑकुलर लेंस में होता है। देखो दो लेंस होते हैं ना, एक हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, तो पहला यहाँ मैग्नीफाई हुआ, और दूसरा ऑकुलर यानी आईपीस में होता है। अब ये जनरली हमारा 10x या फिर जो है 25x मैग्नीफाई करता है, ठीक है, इमेज को। और जो वो फाइनल मैग्निफिकेशन, मतलब अगर देखो पहला मैग्निफिकेशन यहाँ पे हुआ, दूसरा मैग्निफिकेशन यहाँ पे हुआ, लेकिन जो हमें फाइनल इमेज देखने को मिलती है ना वो हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखने को मिलती है। तो कॉम्बिनेशन कैसे, इससे मल्टीप्लाई होता है। जैसे फाइनल मैग्निफिकेशन हमारा होता है फर्स्ट मैग्निफिकेशन इनटू सेकंड मैग्निफिकेशन। यानी अगर हम लोग बात करें तो अगर मान लो हम लोग अपने मिनिमम को ले, मान लो अगर जो हमारा आईपीस है वो हमारा 10x है, ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारा 40x है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 40, यानी कि जो हमें इमेज देखने को मिलेगी वो हमारी 400 गुना बड़ी होगी, ठीक है, 400 इंटू, मतलब कि जो नॉर्मल इमेज का साइज है उससे 400 गुना बड़ी इमेज हमें देखने को मिलेगी अगर हमारा सबसे मिनिमम मैग्निफिकेशन भी हो रहा है। और अगर हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हुआ तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 25x और यहाँ पे ले लेते हैं 100x। मतलब इससे भी बड़े हमारे लेंस देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले फैक्टर्स में देखा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 2500, यानी कि 2500 गुना बड़ी इमेज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी अगर हम लोगों ने सबसे हायर मैग्निफिकेशन किया। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप यहाँ पे हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है माइक्रोस्कोप। और रेजोल्यूशन की बात करें तो देखो रेजोल्यूशन क्या होता है, ये हमारी माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बोल सकते हैं कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी क्लियर इमेज देख पा रहे हैं। वैसे इसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, इन रेजोल्यूशन रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स एज अ सेपरेट एंटिटीज। देखो यहाँ पे क्या है ना कि मान लो हम लोगों ने कोई दो, मान लो हम लोगों ने जो है कोई बहुत छोटे छोटे दो ऑब्जेक्ट्स रखे, ठीक है, और मान लो ये देखो अभी यहाँ पे ये दोनों बहुत पास पास हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों अलग अलग हैं और हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन मान लो हम लोग यहाँ पे इनको ना बहुत मतलब एकदम पास में लाके रख दें, लेकिन अभी भी क्या होगा, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होगा, लेकिन वो क्या है, वो हमारी नेकेड आइज नहीं देख पा रही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखें तो ये जो माइक्रोस्कोप है, मान लो ये हमारी जो है इसकी इस तरह से मान लो इमेज दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से इसने जो है इमेज दिखाया। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, इसने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ना काफ़ी सेपरेट कर दिया, मतलब बहुत क्लियर दोनों को दिखा दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो माइक्रोस्कोप की ये एबिलिटी होती है कि वो दो पॉइंट्स को, ठीक है, कितना क्लियर दिखा सकता है अलग अलग सेपरेटली, वही उसकी हमारी रेजोल्यूशन पावर होती है। बाकी सिंपली हम लोग इसको वही बोलते हैं कि कितनी फाइनल डिटेल्स हमारी इमेज में वो दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लो माइक्रोस्कोप है, वो मान लो अगर दो पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, अब वो उसको मान लो थोड़ा इस तरीके से ही दिखा रहा है, ठीक है, धुंधली आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये इसका मतलब रेजोल्यूशन पावर इसकी अच्छी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लोग जनरल वे में देखें तो माइक्रोस्कोप हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर हम लोग इसी को स्टडी पॉइंट में बोल सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना तो अब इन दोनों के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसके अंदर हमारा आ जाता है फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमें यहाँ पे पढ़ना है अपना फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर हम इन दोनों को ही देखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हमें यहाँ पे बेसिकली अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे समझना होगा हमारे जो है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को, जो कि आपके सिलेबस में बेसिकली नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा ताकि हम लोग अपने फेस कॉन्ट्रास्ट और अपने डार्क फील्ड को समझ सकें। देखो एक हमारा होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये भी हमारा लाइट माइक्रोस्कोप का एक टाइप होता है। तो ये जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है ना, ये अगर हम लोग इसकी वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो हमारा सैंपल होता है, मान लो ये हमारा जो है मान लो ये हमारा कोई सैंपल है, वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है, पर हम लोगों ने बना लिया। बेसिकली सैंपल को हम लोग एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में हमारी जो है एक लाइट सोर्स होता है ना, हम लोगों ने देखा माइक्रोस्कोप में सिंपली हमारा एक लाइट सोर्स होता है और सैंपल को हम लोग यहाँ इसके ऊपर रखते हैं। तो ब्राइट फील्ड जो माइक्रोस्कोप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, उसमें जो हमारा सैंपल है ना उसको हम लोग यहाँ पे जो है कलर कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा सैंपल है उसको हम लोग यहाँ पे डाई से जो है क्या करते हैं, हमारी कुछ डाइज होती हैं, ठीक है, डाई मतलब कलर्स वगैरह होते हैं, तो उससे हम लोग उसको स्टेन कर देते हैं। स्टेनिंग का मतलब ही होता है थोड़ा कलर कर देना सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारी स्टेनिंग के ऊपर है, बहुत अच्छे से देखेंगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि हमारा एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम लोग सैंपल को कलर कर देते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जो डाई होती है ना भाई, ये हमारी केमिकल होती है, ठीक है, केमिकल डाइज होती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब हम लोग सैंपल को कलर करते हैं तो ज़्यादातर केस में जो सैंपल है उसकी हमारी मतलब वो लाइव नहीं रहता है। जैसे मान लो कोई सेल हमें देखनी है, तो उस सेल को जब हम लोग कलर करेंगे ना तो वो सेल हमारी डेड हो जाएगी। तो हम लोग जूम इमेज देख तो पाएंगे लेकिन सेल लाइव नहीं होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इमेज दिखती तो है लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते कि उसके अंदर मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब ऑर्गेनल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है ना, क्योंकि लाइव तो रहती नहीं है, सेल डेड हो जाती है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ने क्या किया, देखो ये भी इमेज अच्छे से दिखा रहा था लेकिन ये यहाँ पे सैंपल हमारा डेड हो जा रहा था। तो इसी में हमारा यहाँ पे आ जाता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये माइक्रोस्कोप भी हमारा सैंपल की इमेज दिखाता है, लेकिन यहाँ पे ना तो हमें कोई कलरिंग की जरूरत होती है और ना तो यहाँ पे सैंपल की डेथ होती है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो है लाइव सैंपल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग देखें तो फिर ये माइक्रोस्कोप हमारा जो है एक डच फिजिस्ट थे हमारे फ्रिट्ज जर्निक, ठीक है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ था और इनको यहाँ पे इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि हमारे लिविंग सेल की ऑब्जर्वेशन के लिए हमें अलाउ करता है, ठीक है, हेल्प करता है। बाकी इट इज अ माइक्रोस्कोप दैट अलाउज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक लिविंग सेल्स बाय कन्वर्टिंग फेज शिफ्ट्स इन लाइट एंड एनहांसिंग कॉन्ट्रास्ट। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आप लोग को समझने के लिए हम लोग अभी इसको देखेंगे डायरेक्टली, तब आप समझोगे कि ये फेस शिफ्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, मतलब इसका नाम फेस कॉन्ट्रास्ट क्यों पड़ा है, ठीक है, ये इसकी वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर पड़ा है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे तब आप लोग थोड़ा समझ जाओगे। तो देखो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली अपने जो है इस माइक्रोस्कोप की वर्किंग मैकेनिज्म को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग इस इमेज को देख रहे होगे तो आप लोग सोचोगे ये क्या है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग को रे डायग्राम की नॉलेज होना जरूरी है। ये बेसिकली हमारे माइक्रोस्कोप के रे डायग्राम है, ठीक है, मतलब कि इमेज हमारा किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से बना दिया गया है, बाकी आप लोग चाहो तो इसको जो है इस तरीके से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो है क्या है, कुछ खास नहीं। जैसे देखो ये हमारा लाइट सोर्स है ना, तो यहाँ पे देखो ये लाइट सोर्स है। तो यहाँ पे देखो ये जैसे इस यहाँ पे इस चीज़ से जो है इसको दिखाया गया, ठीक है, ये हमारा लाइट सोर्स हो गया। उसके बाद देखो ये हमारा यहाँ पे कंडेंसर आ जाता है। तो कंडेंसर देखो, कंडेंसर हमारे यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दिया गया, ठीक है। और उसके बाद देखो ये हमारा स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन मतलब वही हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसको हमें देखना है। तो ये देखो ये हमारा होता है स्पेसिमेन। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्पेसिमेन हो गया। उसके बाद देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो है कुछ फेस प्लेट होती है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ होती है इसमें। और उसके बाद फाइनली ये हमारा जो है यहाँ से इमेज फॉर्म होती है। तो देखो होता क्या है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पे देखो ऐसा दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो लाइट होती है, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, इसमें हम लोग यहाँ पे एक एनुलर डायफ्राम का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये जो लाइट और कंडेंसर के मतलब कंडेंसर में ही बेसिकली हमारा ये एनुलर डायफ्राम फिट होता है जनरली। तो होता क्या है कि ये जो लाइट सोर्स है ना, तो ये लाइट सोर्स जब पड़ती है तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर के पास में होता है एक एनुलर डायफ्राम। तो ये एनुलर डायफ्राम अगर आप लोग देखो ना, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसमें होता क्या है कि ये जो ब्लैक रीजन है, इस ब्लैक रीजन से जनरली हमारी जो लाइट है वो पास नहीं कर सकती, और ये जो व्हाइट रीजन है यहाँ से हमारी लाइट पास कर सकती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि लाइट हमारी सिर्फ जो है हमारे व्हाइट पोर्शन से पास होती है और ब्लैक पोर्शन से पास नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या होता है, उसके बाद ये जो लाइट रेज है ये हमारी कंडेंसर के पास जाती हैं, और कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर इनको कंडेंस करके उसके बाद हमारे वही जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है स्पेसिमेन, मतलब वही ऑब्जेक्ट जिसको हमें देखना है, उस पर फोकस कर देता है, ठीक है। फोकस होने के बाद क्या होता है, फोकस होने के बाद हमारी लाइट रेज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे उनको जो है हमारे
कह सकते हो नॉर्मली जो है हमारे वही जो हमारा आईपीस होता है उनके साथ कंबाइन करके, और उसके बाद हमें यहाँ पे इमेज के फॉर्म में देखने को मिलती है। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखो तो दो तीन चीज़ें आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में। अगर हम लोग देखें ना तो जब यहाँ पे देखो जब हमारी स्पेसिमेन से हमारी जो लाइट रेज हैं वो टकरा रही हैं, तो हो क्या रहा है कि हमारी कुछ लाइट रेज तो यहाँ पे जो है कह सकते हो बिना कोई डाइवर्ट हुए, बिना कोई रिटार्ड हुए निकल जा रही हैं, ठीक है। जैसे देखो ये जो लाइट रेज है ये वाली, देखो ये जो ब्लैक वाली डार्क ब्लैक है, ये तो हमारी बिना कह सकते हो रिटार्ड हुए निकल गई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनरिटार्डेड रेज, ठीक है। अगर आप लोग देखो ना तो इस वाली जो ये वाली जो लाइट रेज है ये ब्लैक वाली, ठीक है, डार्क ब्लैक वाली, इसको हम लोग बोलते हैं अनरिटार्डेड रेज। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को पॉइंट पॉइंट से लाइन दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेड रेज। रिटार्डेड रेज मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो रेज है ना ये थोड़ी सी रिटार्ड हो गई, मतलब कि थोड़ा सा बेंड हो गई। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों है कि देखो अगर मान लो हम लोग देखें तो मान लो जैसे हमारा कोई सैंपल था, ठीक है। तो सैंपल में होता क्या है कि जनरली मान लो जैसे हमारी एक सैंपल हम लोगों ने लिया तो उसमें बहुत सारी सेल्स वगैरह होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो आप लोग को पता है कि सेल्स के बीच में हमारा कह सकते हो कुछ यहाँ पे हमारा इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है ना। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है, सॉरी, ठीक है। तो जैसे मान लो जो लाइट रेज हमारी बिल्कुल सेल से टकरा के जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जो सेल्स होती है ना, इनका हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कह सकते हो ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है ना। तो ये थोड़ा मतलब कह सकते हो कंडेंस ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा सा इनका जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट रेज जो डायरेक्टली सेल से टकराती हैं, ठीक है, वो हमारी थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं। लेकिन जो लाइट रेज हमारी इनके बीच से, ठीक है, जो हमारे इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें से निकल गई, ठीक है, वो क्या होती है, वो नॉर्मली हमारी निकल जाती हैं, ठीक है। तो वो हमारी रिटार्ड नहीं होती, वो अनरिटार्डेड रहती हैं। लेकिन जो लाइट रेज हमारी सेल्स वगैरह से टकरा जाती हैं वो हमारी रिटार्ड हो जाती हैं। मतलब या फिर कह सकते हो जैसे नॉर्मली अगर हम लोग सेल में देखें तो मान लो जो लाइट रेज हमारी न्यूक्लियस से टकरा गई, ठीक है, वो हमारी रिटार्ड हो गई, और जो नॉर्मली सेल के अंदर से निकल गई वो हमारी अनरिटार्डेड रह गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, मुझे पता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो आप लोग इसको जैसा है बस ऐसे समझ लो, ठीक है। कि यहाँ पे देखो क्या हुआ कि कुछ लाइट रेज हमारी रिटार्ड हो गई और कुछ अनरिटार्डेड रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हुआ क्या कि अगर हम लोग देखना चाहें ना तो जैसे यहाँ पे ये जो रिटार्डेड रेज थी, ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों की जो वेवलेंथ थी ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे वेवलेंथ क्या होता है, जैसे ये हमारी जो है वेवलेंथ, हमारी जो वेव होती है, ठीक है, वेव हमारी कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है। तो इन दो वेव्स के पीक में जो मतलब डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा से वेवलेंथ, ठीक है। तो ये वेवलेंथ जैसे मान लो ये जो हमारी अनरिटार्डेड रेज है, ठीक है, उसकी वेव्स अगर हमारी कुछ इस तरह से हैं, तो जो हमारी रिटार्डेड रेज होंगी, ठीक है, मतलब इस वाली की मान लो इस तरीके से हो जाएंगी, तो इनकी वेवलेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो मतलब दोनों में थोड़ा सा वेवलेंथ का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये फेस प्लेट हमारी क्या करेगी कि इनके बीच में कह सकते हो जो थोड़ा बहुत वेवलेंथ वगैरह का डिफरेंस आया था ना, उनको हमारा कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेगी कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो वो हमारी यहाँ पे ह्यूमन आइज को विजिबल हो पाए। देखो जनरली क्या होता है कि मतलब अगर हमारी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट फॉर्म हो गई, ठीक है, तो भी हमारी ह्यूमन आइज को विजिबल नहीं होगी, और अगर बहुत ज़्यादा डार्क फॉर्म हो गई तो भी यहाँ पे ह्यूमन आइज इसको अच्छे से देख नहीं पाएंगी। तो ये हमारा इमेज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जो हमारी इमेज है वो इस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है, ये फेस प्लेट, कि हमारी जो ह्यूमन आइज है वो यहाँ पे इमेज को बहुत अच्छे से यहाँ पे देख पाती है, ठीक है, और हमें यहाँ पे एक क्लियर इमेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो फेस प्लेट यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब कह सकते हो जो लाइट्स का जो फेस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, ठीक है, रिटार्ड हो गई थी, अनरिटार्ड हो गई थी, उनको यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो मैनेज करता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक प्रॉपर इमेज देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या करता है, ये थोड़ा सा इसका जो है कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा कर देता है। देखो कॉन्ट्रास्ट तो आप लोग को पता ही होगा, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जैसे किसी भी इमेज का कॉन्ट्रास्ट हम लोग बढ़ा दें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा अपीलिंग लगने लगती है। मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दो इमेज दिख रही होंगी, एक बिना कॉन्ट्रास्ट के, एक हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ है, तो कॉन्ट्रास्ट वाली इमेजेस थोड़ा और अच्छी क्लियर दिखने लगती हैं। तो वही चीज़ें फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हमारा जो है इन्हीं दो प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, एक हमारा फेस शिफ्ट पे और दूसरा हमारा कॉन्ट्रास्ट पे। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट अलाउज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक लिविंग सेल्स बाय कन्वर्टिंग फेस शिफ्ट्स इन लाइट। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फेस शिफ्ट हुआ था ना, इसको यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा शिफ्ट कर देता है, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करके हमारी जो है एक प्रॉपर इमेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो विद द हेल्प ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप वी कैन आइडेंटिफाई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्टेनिंग अनलाइक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो वही चीज़ है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमें क्या करना पड़ रहा था कि जो हमारे ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे सेल्स वगैरह ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, तो उनको हमें स्टेन करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पहली बात तो वो डेड भी हो जा रही थी, और दूसरी बात हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते थे क्योंकि उनको हमें कलर करना पड़ता था। और यहाँ पे क्या होता है, बिना कलर के ही हमें यहाँ पे एक अच्छी इमेज देखने को
मिल जाती है, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल थोड़ा सा हमारा वही हो जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फेस चेंजेस इन लाइट रेज इंड्यूस्ड बाय डिफरेंसेज इन थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फेस चेंजेस इन लाइट। यानी कि देखो ये जो फेस चेंज हुआ है, मतलब कि एक हमारी रिटार्डेड रेज रह गई, एक हमारी अनरिटार्डेड रह गई, तो इनके बीच में जो फेस चेंज हुआ है, ठीक है। और ये हुआ क्यों है, इंड्यूस्ड मतलब क्यों हुआ है, बाई डिफरेंसेज इन थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मतलब वही चीज़ है कि देखो यहाँ पे जैसे मान लो अगर ऑब्जेक्ट का जो मेन सेल वाला पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस कुछ दूसरी होगी, और मान लो जो बीच वाला पार्ट है उसका कुछ दूसरा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो थिकनेस है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है एक फेस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसको यहाँ पे कन्वर्ट करता है, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फेस चेंजेस इन लाइट रेज इनटू विजिबल चेंजेस इन ब्राइटनेस। मतलब यहाँ पे ये इसको जो है इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि जो हमारी आंखें हैं वो उसको यहाँ पे अच्छे से देख पाए, मतलब उसको यहाँ पे इस तरीके से विजिबल चेंजेस करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा देखो इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट और भी होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, बट उतना डीप में हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा बस अपने लेवल के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से समझ लो, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें की कंपोनेंट्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म की, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि इसमें जैसे वर्किंग की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा लाइट सोर्स हो गया, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में भाई लाइट सोर्स तो बहुत, अब जैसे ये लाइट माइक्रोस्कोप है तो इसमें लाइट सोर्स तो चाहिए ही होगा, तो ये लाइट सोर्स हो गया, ठीक है। द माइक्रोस्कोप यूजेज अ ब्राइट लाइट सोर्स, टिपिकली अ हैलोजन और एलईडी लैम्प, टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन। इल्यूमिनेट मतलब प्रकाशित करना, मतलब वही है कि मैं जो भी हमारा स्पेसिमेन मतलब वही चीज़ जो हमें देखनी है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रकाशित करने के लिए हम यहाँ पे एक ब्राइट लाइट सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। और एनुलर डायाफ्राम की बात करें तो एनुलर डायाफ्राम देखो जो हम लोगों ने ये हमारा एनुलर डायाफ्राम हो गया, तो इट इज़ लोकेटेड इन द कंडेंसर। तो ये जनरली हमारा कंडेंसर मतलब इसी कंडेंसर के साथ फिट होता है, एंड एडजस्ट द लाइट टू कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और ये हमारा लाइट को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर हमारी लाइट जो है सभी डायरेक्शन से पड़ सके। और फेस प्लेट की बात करें तो फेस प्लेट हमारा मतलब यही जो हमारा फेस प्लेट था, तो इट इज लोकेटेड इन ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा जनरली जो है ऑब्जेक्टिव लेंस में लोकेट होता है, और ये क्या करता है, द फेस प्लेट इंट्रोड्यूसेज अ फेस शिफ्ट टू द लाइट दैट पासेज थ्रू इट, कॉजेज अ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो यहाँ पे वही चीज़ है कि फेस शिफ्ट हमारा जो है एक शिफ्ट करता है, मतलब इंट्रोड्यूसेज अ फेस शिफ्ट, मतलब कि ये हमारी जो है लाइट्स में एक फेस शिफ्ट करता है जो कि हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करती है। अब ये क्या होता है, देखो इसको भी थोड़ा सा समझे ना, तो देखो जैसे मान लो दो वेव हैं, ठीक है, ये दो वेव हैं, तो अगर ये दो वेव ना बिल्कुल पैरेलल चल रही है, पैरेलल मतलब एकदम एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, तो ये क्या होता है, ये आपस में जो है एक बड़ी वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं आगे चल के, और इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और देखो यहाँ पे अगर मान लो दो वेव हैं, ठीक है, और अगर वो बिल्कुल मतलब मान लो अपोजिट चल रही हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अपोजिट हमारा हो गया, ठीक है, सॉरी ये कैसे मतलब अपोजिट मतलब हाँ ये हाँ ये हमारा मान लो अगर वेव हमारी इस तरीके से चल रही है ना, तो ये दोनों मिलके हमारा क्या होता है, ये दोनों मिलके हमारा एक स्ट्रेट लाइन बना देती हैं, मतलब यहाँ पे हमारी वेव जो है पूरी फिनिश हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमारे बहुत ब्राइट इमेज देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें बहुत डार्क इमेज देखने को मिलती है। तो हमें ह्यूमन आइज को ना इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, जो कि हमारा ये फेस प्लेट जो है एडजस्ट करता है, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, द इंटरफेरेंस बिटवीन लाइट वेव्स रिजल्ट इन डिफरेंसेज इन ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इन फाइनल इमेज, दिस मेक्स द डिटेल्स ऑफ सैंपल मोर विजिबल। और यहाँ पे देखो वही इन दोनों का इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पे डिफरेंट ब्राइटनेस में ऐसा डिफरेंस और कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसकी वजह से हमें फाइनल इमेज बहुत ही डिटेल और विजिबल देखने को मिलती है। और एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पे वही है कि इट हेल्प्स टू सी द डिटेल्स इन लिविंग सेल्स विदाउट स्टेनिंग देम, मतलब यहाँ पे हम लोग जो है बिना स्टेनिंग वगैरह के डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज टू फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल के अंदर के पार्ट होते हैं उनको भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेडिकल सैंपल्स को भी हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया और अदर जो है टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी
अलाउ मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे सिंपल सा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का एप्लीकेशन। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली जो है कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज देखो इसका यही है कि इसके में हमें कोई स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की तरह। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है एक बहुत ही अच्छी कॉन्ट्रास्ट इमेज देखने को मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट इसका ज़्यादा होता नहीं है। और उसके बाद लिविंग सेल्स और उनके अंदर चल रही डायनामिक प्रोसेस को देखने के लिए हमारे ये स्टडी करने के लिए यूजफुल होता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट जनरली ऑफर्स लो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कंपेयर करें तो ये हमारा भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी हम लोग देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती हैं और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, मतलब वो इतनी ज़्यादा यूजफुल, मतलब वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि उससे हमें बहुत क्लियर इमेज देखने को मिलती है। तो कोई भी लाइट माइक्रोस्कोप हो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे रेजोल्यूशन हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, बाकी इट मे नॉट वर्क वेल विथ वेरी थिक एंड डेंस स्पेसिमेन। तो यहाँ पे अगर मान लो स्पेसिमेन मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें देखना है वो बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है, बहुत डेंस है, तो हो सकता है यहाँ पे ये अच्छा काम ना करे। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और यही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यही देखने को मिला है, ठीक है। तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में, तो यहाँ पे देखो इसका नाम डार्क फील्ड क्यों पड़ा है, क्योंकि आप लोग ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है कि जो हमें इमेज देखने को मिलती है, ठीक है, तो जो मेन इमेज होती है वो तो हमें कलरफुल देखने को मिलती है, लेकिन उसके किनारे हमारा जितना भी बैकग्राउंड होता है वो हमें यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे जो है स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा कि हमारी जो है कुछ इस तरीके से इमेज देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे बाकी बैकग्राउंड पूरा डार्क हो जाता है। और इसको हम लोग यहाँ मतलब अगर हमें यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप से कुछ भी देखना है तो हम लोग बहुत ही डार्क मतलब डार्क एटमॉस्फेयर में इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लाइट्स वगैरह ऑफ करके। मतलब यहाँ पे लाइट जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस की जाती है, और वो कैसे की जाती है वो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट मेक्स इट इज, तो यहाँ पे देखो वही चीज़, इससे भी हम लोग टिनी और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, it adjusts light on sample in such a way that object itself appears bright while the background will be dark almost black। मतलब यहाँ पे लाइट हमारी कुछ इस तरीके से फोकस की जाती है कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो तो हमारा ब्राइट होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट काफ़ी क्लियर और अच्छा देखने को मिल जाता है। दिस टेक्निक हाईलाइट्स द डिटेल्स दैट माइट बी हार्ड टू सी विथ रेगुलर माइक्रोस्कोप। यानी यहाँ पे हमारी ऐसी डिटेल्स हाईलाइट हो जाती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे रेगुलर माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा वही चीज़ है कि इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ ब्राइट इमेज ऑफ स्पेसिमेन अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड बाय यूजिंग एंगल्ड लाइट थ्रू एन ओपेक डिस्क। तो यहाँ पे देखो हमें मेनली यही देखना है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइट को फोकस करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो ब्राइट हो जाता है और बैकग्राउंड डार्क हो जाता है। तो एक्चुअल में हम लोग देखें तो इसमें होता क्या है, ठीक है, आप लोग देखो तो यहाँ पे हम लोग एक ओपेक डिस्क का यूज करते हैं। अब देखो वैसे इसको हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया, बट अगर हम लोग इसको देखें ना तो ये कुछ ऐसी होती है, मतलब अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमारी मान लो डिस्क जो है कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमें देखो कुछ इस तरीके देखने को मिलता है। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारी लाइट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने लाइट पास की, तो अब लाइट देखो होता क्या है कि लाइट हमारी जो जाती है ना तो वो हमारी सिर्फ इस एरिया से और इस एरिया से ही निकल पाती है, और बाकी ये जो बाकी एरिया होता है यहाँ से होती है लाइट ब्लॉक हो जाती है। तो इन दोनों एरिया से जो लाइट जाती है वो होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है मेन स्पेसिमेन पे जाके ही फोकस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा बाकी एरिया है, ठीक है, मतलब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ये जो लाइट है, ठीक है, ये हमारा सिर्फ इतने एरिया से निकली, और कंडेंसर से यहाँ पे कंडेंस देखो हुआ क्या कि हमारी देखो यहाँ पे कुछ लाइट रेज थी वो हमारी डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से देखो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके साइड साइड से होकर निकल जाती है, मतलब इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। और मेन जो लाइट होती है, मेन जो हमारी स्पेसिमेन वाली लाइट होती है, ठीक है, मतलब जहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा वहां से जो लाइट रेज आएगी वो तो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस पे फोकस होगी, जैसे ये वाली और ये वाली, लेकिन जो लाइट रेज हमारी कह सकते हो बैकग्राउंड से जाएंगी वो हमारी जो है सीधे ऐसे निकल जाएंगी, मतलब इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें जो है इमेज किसकी दिखेगी, हमें इमेज तो उसी की दिखेगी जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे मेन अपने ऑब्जेक्ट की ही इमेज देखने को मिलती है, और जो बाकी बैकग्राउंड वाली इमेज होती है वो हमारी बन नहीं पाती और इसी वजह से वो डार्क अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है थोड़ा बहुत काम करता है। यहाँ से देखो फिर ये हमारा जो इस तरीके से आईपीस पे जाता है, और आईपीस से हमारे यहाँ पे इस तरीके से हमें इमेज देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, ठीक है।
और अगर हम लोग यहाँ पे इसके की कंपोनेंट्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमारा लाइट सोर्स होता है उसी तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हमारा लाइट सोर्स होता है, लेकिन हमारी लाइट इस तरीके से एडजस्ट की जाती है ओपेक डिस्क की मदद से, जिससे हमारी फोकस सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट पे होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक डार्क फील्ड कंडेंसर, मतलब ये हमारा वही कंडेंसर होता है जिसमें हमारा वो जो ओपेक डिस्क है वो यहाँ पे फिट होती है, ठीक है, जो ब्लॉक करती है डायरेक्ट लाइट को। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्कैटरिंग, ठीक है। तो जब हमारा व्हेन द सैंपल इज इल्यूमिनेटेड, मतलब जब हमारी सैंपल प्रकाशित हो जाता है, मतलब जब सैंपल पे लाइट वगैरह पड़ती है तो इट स्कैटर्स द लाइट, द स्कैटरिंग लाइट नाउ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इज कलेक्टेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे देखो जब सैंपल पे लाइट पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, लाइट को स्कैटर कर देता है। तो कुछ लाइट रेज हमारी देखो मतलब जो सैंपल पे नहीं पड़ी वो ऐसे निकल जाती हैं, और जो सैंपल पे पड़ती हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस कलेक्ट करके और फोकस कर देता है, ठीक है। तो सिंपल है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है हमारा फाइनली जो है इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव लेंस फोकसेस दिस स्कैटर्ड लाइट टू फॉर्म अ ब्राइट इमेज ऑफ स्पेसिमेन अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। और इसी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा इस तरीके से फोकस करता है कि हमारी इमेज की जो हमारा स्पेसिमेन है उसकी ब्राइट इमेज बन जाती है और बैकग्राउंड हमारा डार्क हो जाता है, ठीक है। और एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन वही है कि यहाँ पे साइंटिस्ट इसकी मदद से जो है लाइव सेल्स और बैक्टीरिया वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमारे बहुत स्मॉल नैनो पार्टिकल्स को देखने, उसका साइज और शेप देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर्स को अलाउ करता है बहुत ही टिश्यू के अंदर बहुत ही फाइन डिटेल्स वगैरह को देखने के लिए, ठीक है, जो कि हमारी हार्ड टू स्पॉट होती हैं विद रेगुलर टेक्निक्स, जिनको हमारी रेगुलर टेक्निक से नहीं देखा जा सकता है। नाउ फाइनली अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस की, तो यहाँ पे इसमें भी हमें जो है एक बहुत ही अच्छी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलती है, क्योंकि देखो डार्क बैकग्राउंड होता है और ब्राइट इमेज होती है तो कॉन्ट्रास्ट एक बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेनिंग की जरूरत नहीं होती है और यहाँ पे ये इफेक्टिव होता है फॉर विजुअलाइजिंग वेरी फाइन डिटेल्स, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो द ओवरऑल इमेज मे अपीयर डिमर कंपेयर टू ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी बिकॉज इट रिलाइज ऑन स्कैटर लाइट रेदर देन डायरेक्ट लाइट। देखो होता क्या है, जैसा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो हमारी लाइट होती है वो थोड़ी मतलब यहाँ से ब्लॉक हो जाती है, तो यहाँ पे पूरी डायरेक्ट लाइट तो पड़ती नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये जो स्कैटर लाइट होती है यही पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ओवरऑल इमेज है वो थोड़ी सी डिमर हो सकती है, मतलब अगर हम लोग ब्राइट फील्ड से कंपेयर करें, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारे दो माइक्रोस्कोप हो गए, हमारे जो है फेस कॉन्ट्रास्ट और डार्क फील्ड। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। अब देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना हमारे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स का। और देखो इनका ना ये अगर आप लोग इमेज में देखो तो इनका कंस्ट्रक्शन ना बहुत भारी भरकम होता है, मतलब ये बहुत बड़े साइज के होते हैं और इनका यूज ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टीनी पार्टिकल्स को और बहुत डिटेल, मतलब अगर उनकी बहुत डिटेल इमेज देखनी होती है तब हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली वगैरह भी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। और यहाँ पे ये दो टाइप का होता है, तो इसमें देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वैसे भी एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। और इमेज भी आप लोग यहाँ पे फिगर में देख लेना, ठीक है, आप लोग को दिख रही है। और इसमें ना क्या होता है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोप दैट यूजेज अ बीम ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे हमारी ये इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है जो कि एक्सीलरेटेड मतलब मूवमेंट होते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, इंस्टीड ऑफ अ विजिबल लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अप टू 1,00,000 टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। और यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे थोड़ा सा अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो मान लो कोई हमारा मान लो इतने एरिया में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मान लो अगर हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है, वो हमारी मान लो इतनी है, ठीक है, तो वो हमारी इतनी है, वो हमारी इस टाइप की है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि मान लो ये दो, मतलब इसको समझने के लिए समझना बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, तो मान लो ये दोनों तो यहाँ पे इसको क्रॉस करी, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों तो ऐसे ही निकल गई। तो यहाँ पे देखो इमेज हमें मतलब सिर्फ इतने की ही तो दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं उनकी वेवलेंथ ना बहुत शॉर्टर, मतलब उनकी वेवलेंथ ना बिल्कुल बहुत शॉर्टर होती है। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट को टच करती हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बहुत क्लियर इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा इमेज हमारी टच होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसमिट होंगी, और जो इमेज जो हमारी ट्रांसमिटेड रेज होती हैं उसी से तो हमें इमेज देखने को मिलती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारा वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होता है। और यहाँ पे ये हमारी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ट्रांसमिशन, दूसरा होता है स्कैनिंग। अब देखो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस आप समझ लो। देखो स्कैनिंग का मतलब होता है, स्कैनिंग हमारे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जो कि किसी इमेज को ऊपर ऊपर से देखते हैं। मतलब मान लो कोई सेल है और हमें उसके सरफेस की स्टडी करनी है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्कैनिंग से। और अगर मान लो हमें सेल के अंदर बहुत डिटेल अंदर तक स्टडी करनी है, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स वगैरह को, तो उसमें हम लोग ट्रांसमिशन, मतलब वो क्या करते हैं, वो अंदर तक ट्रांसमिट होकर अंदर तक की इमेज, डिटेल इमेज दिखाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें
तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आप लोग देखो तो ये हमारा जो है एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग टेक्निक होती है दैट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड थ्रू एन अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन टू प्रोड्यूस डिटेल्ड इमेज। और यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारा मेन मतलब ऑब्जेक्ट होता है उसको ना हम लोग बहुत ही थिन मतलब एक बहुत ही ज़्यादा थिन उसमें रखते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो इसके अंदर से पास कर सकें। ठीक है, अगर ज़्यादा थिक होगा तो पास ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें बहुत थिन हमारा जो है स्पेसिमेन लेना हो, मतलब स्पेसिमेन को मतलब बहुत ही थिन प्लेट वगैरह पे कह सकते हो स्लाइड वगैरह पे रखना होता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस द डिटेल इमेज। और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल वही ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वेरी थिन स्पेसिमेन एंड फॉर्मिंग एन इमेज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द सैंपल। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मान लो देखो अगर हम लोग थोड़ा देखें ना तो वैसे इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें बहुत बड़ी सी मशीन होती है और यहाँ पे देखो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होती है तो यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। ठीक है, और मान लो यहाँ कहीं हमारा सैंपल रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जैसे मान लो हमारे यहाँ पे इस तरीके से पास होते हैं। ठीक है, और पास होने के बाद यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से हमारे जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमारे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन जितने रिसीव होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट होते हैं, उनका सिग्नल मिलता है और ये सिग्नल हमारा जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें में हमारा क्या होता है इसमें हमें इमेज देखते हैं, मतलब इमेज हम लोग यहाँ पे आँख से नहीं देखते हैं, हमें इमेज यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है इंट्रैक्शन वगैरह होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, फिर यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है, फिर यहाँ पे हमें इमेज देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्किंग मैकेनिज्म देखें तो वर्किंग मैकेनिज्म वैसे इसका बहुत डिटेल में हम लोग देख सकते हैं बट शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे कुछ सेवरल की स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाता है सैंपल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखो हमें ना पहले सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको बहुत ही एक थिन कह सकते हो स्पेसिमेन प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से पास हो सकें। फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होती है ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद बीम ट्रांसमिशन, तो हमारा क्या होता है बीम ट्रांसमिट होती हैं। उसके बाद हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हमारा इमेज डिटेक्शन, पहले हमारा इमेज फॉर्म होता है फिर डिटेक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद इमेज एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हमारा इमेज की हम लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज टू ऑब्जर्व वेरी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स एट नैनो स्केल। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे हमें जब स्टडी करनी होती है। ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स एंड इंटरफेसेस। ठीक है, उसके बाद इट असिस्ट इन डायग्नोस्टिक डिजीज बाय एग्जामिनिंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड एबनॉर्मलिटीज। तो डायग्नोसिस मतलब कि डिजीज वगैरह की पहचान करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में तो देखो स्कैनिंग मतलब वही चीज़ है कि हमारा सरफेस वगैरह पे स्कैन करता है। ठीक है, और सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल्स एट हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सरफेस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे मतलब इसमें हमारे कुछ सेवरल की स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला हमारा सैंपल प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, तो देखो सेम इसमें भी प्रोसीजर सेम ही रहता है, बस यहाँ पे ये थोड़ा सरफेस लेवल पे कह सकते हो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और वहाँ पे वो थोड़ा सा इंटरनल लेवल पे हमें मैग्निफिकेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, सैंपल प्रिपरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन गन एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। ठीक है, फिर बीम फोकसिंग होगी, फिर स्कैनिंग होगा, इंट्रैक्शन होगा, सिग्नल डिटेक्शन और इमेज फॉर्मेशन। वही सिंपल है। ठीक है, और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा वही चीज़ थोड़ा सा सेम ही होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स स्कैनिंग ऑफ फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ सैंपल। ठीक है, एंड डिटेक्टिंग द इमिटेड सिग्नल्स टू क्रिएट एन इमेज। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है फाइनली हमारी जो है इमेज जो है क्रिएट हो जाती है सिग्नल्स को डिटेक्ट करके। मतलब ये हमारा मॉनिटर होता है जो कि सिग्नल्स को डिटेक्ट करके इमेज बनाता है। ठीक है, यहीं पे हमें इमेज देखने को मिलती है। और एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर एनालिसिस ऑफ सरफेस फीचर्स एंड रफनेस ऑफ मटेरियल्स लाइक मेटल्स, पोलाइमर्स एंड सेरामाइड। और उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पैथोलॉजिकल सैंपल्स सच एज टिश्यूज एंड बायोप्सीज टू आइडेंटिफाई डिजीज रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो ये होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट माइक्रोस्कोप का टॉपिक। आई नो थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आई होंगी बट आई होप कि काफ़ी कुछ आप लोग समझ पे गए होंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोस्कोपी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। और अभी आप लोग के सिलेबस के हिसाब से आप लोग बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है तो आप लोग भी उतना इंटरेस्ट लोगे नहीं, इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखा है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बाकी बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।